जय हिंद साथियों, मैं अंकुश तोमर आपका वाईफाई एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। आज ये फटाफट से सभी बच्चे, ये आपके लुसेंट फिजिक्स की क्लास है जो ऑन डिमांड क्लास स्टार्ट की गई है। काफ़ी डिमांड थी और जितनी डिमांड हो रही थी उस हिसाब से कल की क्लास में रेस्पॉन्स नहीं मिला, तो सभी बच्चे कृपया करके अपने साथियों में, अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में सभी में शेयर करें। जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। ठीक है, आज का आपका जो चैप्टर होने वाला है चैप्टर नंबर 53 और चैप्टर नंबर 54, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, विवर्तन और व्यतिकरण। ठीक है, और एक चैप्टर होगा हमारा पोलराइजेशन का, जिसे ध्रुवण बोलते हैं। तो ये आज करने वाले हैं हम। तो देखिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए अब क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन फर्स्ट, जिसमें कहा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि तरंगों में व्यतिकरण की घटना है। वेव्स जो होती है, वेव्स में इंटरफेरेंस क्या है, वेव्स में जो है इंटरफेरेंस क्या है। ऊर्जा का क्षय होता है, लॉस ऑफ एनर्जी, दूसरा गेन ऑफ एनर्जी, थर्ड ऊर्जा का न तो क्षय होता है न ही लॉस होता है, केवल पुनर्वितरण होता है। तो थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन क्या कहता है, एनर्जी ना ही तो लॉस होती है ना ही गेन होती है, बस डिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी का। ठीक है, एनर्जी का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसका ऑप्शन यही है कि भैया इंटरफेरेंस में क्या होता है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इंटरफेरेंस में क्या होता है बेटा, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ऑप्शन आ गया फर्स्ट का सी। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का है कि व्यतिकरण की घटना हो सकती है, इंटरफेरेंस कहाँ हो सकता है, कब हो सकता है, किस प्रकार की तरंगों में हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है आपका सभी तरंगों में, दूसरा है केवल अनुप्रस्थ में, तीसरा है अनुदैर्ध्य में, या क्या है तरंगे अप्रभावी नहीं, ये अप्रगामी तरंगे होती है। तो व्यतिकरण की जो घटना होती है बेटा सभी तरंगों में हो सकती है। इंटरफेरेंस जो है सभी तरंगों में हो सकती है। तो आपका ऑप्शन आएगा ए, चाहे वो आपकी ट्रांसवर्स हो, लॉन्गिट्यूडनल हो या कंटिन्यूअस हो, कोई भी हो आपकी, सभी में व्यतिकरण की घटना हो सकती है, इंटरफेरेंस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा है कि दो सोर्स है, जो दो स्रोत है उनका कला संबंध होना कब कहा जाता है, कोरेंट होना। वो क्या हो, कोरेंट सोर्सेज कब कहे जाते हैं। ये कहा इसने, कोरेंट सोर्सेज तब होते हैं जब उनका कलांतर क्या होता है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो। तो सोर्सेज क्या कहलाता है, कोरेंट सोर्सेज कहलाता है अगर फेज डिफरेंस और क्या हो, फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो। ठीक है बेटा, फेज डिफरेंस होना चाहिए कांस्टेंट, नियत होना चाहिए। तो कलांतर नियत होगा तो सोर्सेज क्या कहलाएंगे, हमारे सोर्सेज कहलाएंगे कोरेंट सोर्स। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहता है कि भैया तरंगों के दो स्रोत कोरेंट सोर्स कहलाएंगे, मतलब कला संबंध सोर्स कहलाएंगे कब, यदि तरंगों से उत्पन्न तरंगार क्या हो, आकृति में समान हो। ठीक है, तो इसमें देखो चार ऑप्शन दिए है। पहला क्या है, तरंगों से उत्पन्न जो तरंगार के समान आकृति के हो। कोरेंट सोर्स कब कहलाएंगे, जब उनसे वेव फ्रंट जो उत्पन्न होंगे वो क्या हो, वेव फ्रंट सेम साइज के हो। दूसरे में कहा है कि जो दोनों समान तरंगदैर्ध्य की तरंगे उत्पन्न करते हो, दोनों क्या करते हो, समान तरंगदैर्ध्य की तरंगे उत्पन्न करते हो। तीसरा है दोनों समान वेग की, यानी कि कांस्टेंट वेवलेंथ की दूसरे में, और सॉरी सेम वेवलेंथ की दूसरे में, और तीसरे में क्या है, सेम वेलोसिटी की। और फोर्थ में कहा है कि दोनों समान तरंगे की तरंगदैर्ध्य होनी चाहिए, वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, दोनों की सेम होनी चाहिए, जिसमें फेज डिफरेंस क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो देखो ये अभी बताया था, कोरेंट सोर्सेज होने के लिए फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना जरूरी है, और वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, वेवलेंथ तो होनी चाहिए, तरंगदैर्ध्य होनी चाहिए सेम।
वेवलेंथ सेम और फेज डिफरेंस कांस्टेंट, ये होना चाहिए बिल्कुल कोहेरेंट सोर्स होने के लिए। तरंगदैर्घ्य समान और फेज डिफरेंस कांस्टेंट, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन आ गया डी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बाई प्रिज्म के एंगल को बढ़ाने से फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाती है। देखो फ्रेजनल का बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट जो है 12th के सिलेबस में नहीं है, फ्रेजनल का बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट सिलेबस में नहीं है, बट इसका क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूँ, बाई प्रिज्म के एंगल को बढ़ाने से प्रिज्म की जो चौड़ाई होती, फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, घटती है। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि 2 कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई, कोहेरेंट सोर्स है, कला संबंध सोर्स का मतलब क्या है, कोहेरेंट सोर्स है। तो कोहेरेंट सोर्स में जो इंटरफेरेंस हुआ, तो ये कहता है जो फ्रिंज चौड़ाई बनती है वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है। फ्रिंज चौड़ाई होती है भैया लैम्डा डी अपॉन डी। लैम्डा वेवलेंथ, कैपिटल डी क्या है, स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी, और स्मॉल डी क्या है, उन सोर्सेज के बीच की दूरी है। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा है केवल वेवलेंथ की टर्म में, तो फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल होती है। फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य के प्रोपोर्शनल होती है। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 8th का ए। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, तो हाँ 6th का ए। अब आ गया 7 में कह रहा है कि प्रयोग में तरंगदैर्घ्य को दोगुनी कर दे तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी। अगर वेवलेंथ को दोगुनी कर दे तो फ्रिंज की चौड़ाई भी दोगुनी हो जाएगी, ये ऊपर वाला फॉर्मूला है। तो ऑप्शन आ जाएगा 7 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, और ये कह रहा संघ यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में, जो यंग एक्सपेरिमेंट है स्लिटों का क्या है, यंग एक्सपेरिमेंट है, उसमें कह रहा है स्लिट के बीच का अंतराल स्मॉल डी क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, और पर्दे के बीच की जो डिस्टेंस है उसे क्या कर दिया जाए, कैपिटल डी को 2 गुना कर दिया जाए। तो वेवलेंथ कह रहा है, एक मिनट, तो फ्रिंज विड्थ कह रहा है कितनी होगी। देखिए फॉर्मूला होता है लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ये तो हो गया 2 गुना, ये कितना हो गया 2 गुना, और डी बाई 2 आधा कर दिया, ये ऊपर चला गया। तो 2 गुना 2, लैम्डा तो एज इट इज था ही, डी क्या किया था 2D किया था, ये हाफ डी किया था, ये डी, ये कितना हो गया 4 गुना हो गया, नहीं हो गया, ये क्या हो गई लैम्डा डी अपॉन डी। पहले वाले के हिसाब से विड्थ कितनी हो गई 4 गुना हो गई, पहले क्या थी ये, बाद में कितनी हो गई 4 गुना हो गई पहले से। तो ऑप्शन आ गया आपका डी, 8th का ऑप्शन आ गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर 9 जो है फ्रेजनल का बाईप्रिज्म एक्सपेरिमेंट एक बार आ जाता है यहाँ। तो ये कह रहा है फ्रेजनल के बाईप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में जो कला संबंध सोर्स प्राप्त किए जाते हैं, कोहेरेंट सोर्स प्राप्त किए जाते हैं, कैसे प्राप्त किए जाते हैं। तो कोहेरेंट सोर्स जो प्राप्त किए जाते हैं तरंगार्घ के विभाजन से, बाय द डिवीजन ऑफ वेवलेंथ, तरंगार्घ के विभाजन से। तो 9th का ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 10, साबुन के जो बुलबुला है सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण है भाई व्यतिकरण, इंटरफेरेंस की वजह से ही साबुन का जो बुलबुला है वो रंगीन दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 11, जब प्रकाश की किरण एक अवरोधक के किनारों से मुड़ती है, किनारों से मुड़ने की घटना होती है भाई हमारी विवर्तन, डिफ्रैक्शन, किनारों से मुड़ने की घटना होती है डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑप्शन आ जाएगा आपका इसका ए। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश के विवर्तन के लिए
अवरोधक का आकार कैसा होना चाहिए? भैया जो अवरोधक आता है ना रास्ते में, उसका आकार कैसा होना चाहिए? उसका आकार जो होना चाहिए, जो वेवलेंथ होती है ना लाइट की, इक्वल होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट के। साइज कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट के, यानी कि लाइट की जो वेवलेंथ है उसके साइज का कम से कम चाहिए हमें साइज अवरोधक का। जो रास्ते में जो रुकावट आते हैं, जो रेजिस्टेंस आता है, वो कैसे होना चाहिए? वेवलेंथ ऑफ लाइट, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के इक्वल होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन आ गया ए, 12th का आपका ऑप्शन आ गया भाई ए। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि प्रकाश और ध्वनि की दोनों तरंग क्या है? दोनों तरंग प्रकृति है, परंतु ध्वनि में विवर्तन सुगमता से हो जाता है, जबकि प्रकाश में देखने के लिए विशेष व्यवस्था करनी होती है। क्योंकि भाई जो वेवलेंथ होती है ना, वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है वेरी स्मॉल होती है। प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो बहुत कम होती है, बहुत ही कम होती है। जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है भाई बहुत कम होती है, और जो साउंड की है उसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो साउंड में विवर्तन आसानी से मिल जाता है, जबकि लाइट में विवर्तन लेने के लिए क्या करना पड़ता है? स्पेशल अरेंजमेंट करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ वेरी लो वेवलेंथ, बिकॉज ऑफ वेरी लो वेवलेंथ। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका 13 का बी। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है तीक्ष्ण सीधी कोर से प्राप्त, बिल्कुल सीधी हो, तेज सीधा मोड़ हो, तो उससे प्राप्त विवर्तन की चौड़ाई जो है सेम प्राप्त नहीं होती, समान चौड़ाई का विवर्तन प्राप्त नहीं होता। तो ऑप्शन आ जाएगा 14 का हमारा ए। जो तेज मोड़ होगा ना, क्या कहा इसने? शार्प और प्लेन कोर, बिल्कुल शार्प हो और प्लेन कोर हो, तो उससे जो विवर्तन फ्रिंजे मिलेगी, विवर्तन फ्रिंजे समान चौड़ाई की प्राप्त नहीं होती। सबकी चौड़ाई क्या होती है? अलग अलग होती है। इस तरह से प्राप्त होती है फ्रिंजे में। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि भैया संकीर्ण रेखा छिद्र, यानी कि बहुत बारीक जो छिद्र हैं, संकीर्ण होता है बहुत बारीक, की चौड़ाई बढ़ाने पर विवर्तन प्रारूप पे क्या अंतर पड़ेगा? भाई उस छेद की चौड़ाई बढ़ा दे तो चौड़ाई बढ़ाने पर क्या फ़र्क पड़ेगा? अब चौड़ाई बढ़ाने पर जो है ना, हमारा विवर्तन का जो डिफ्रैक्शन का जो एरिया है वो भी बढ़ जाता है, और केंद्रीय पट्टी की चौड़ाई भी, जो ये विवर्तन मिलता है ना इस तरह से, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है, तो इसका जो एरिया है ये भी बढ़ जाएगा, और ये जो सेंटर फ्रिंज है इसकी चौड़ाई भी क्या होती है? बढ़ जाती है। कैसे? छेद का आकार बढ़ाने से। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? 15 का डी। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है एकल स्लिट विवर्तन प्रयोग में स्लिट की चौड़ाई दे दी 0.6 mm, ठीक है, और पीला प्रकाश युक्त किया गया, पीले प्रकाश को एक्स किरणों में बदला जाता है, तो क्या प्रतिरूप दर्शाएगा? प्रकाश की जो पीले प्रकाश की वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है? 10⁻⁷ मीटर से ज़्यादा होती है, 10⁻⁷ मीटर से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वेवलेंथ क्या है? 10⁻⁷ मीटर से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यहाँ क्या विवर्तन प्रारूप नहीं मिलेगा, जो पैटर्न है वो प्राप्त नहीं होगा, विवर्तन क्या होगा? प्राप्त नहीं होगा यहाँ आपका। ठीक है बेटा, तो आपका ऑप्शन देख लीजिए कितना होगा। आपका ऑप्शन जो आ जाएगा डी, 16 का आपका ऑप्शन आ गया डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 लास्ट क्वेश्चन जो आपका है ये कह रहा है सूक्ष्मदर्शी की विभेदन
सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता किस रंग के लिए अधिक होती है, किसके लिए कम। तो विभेदन क्षमता जो होती है ना, माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता, ठीक है भाई, रिजॉल्विंग पावर, सूक्ष्मदर्शी की रिजॉल्विंग पावर किस कलर के लिए ज़्यादा और किसके लिए कम। तो ये होता है 1.22 डी अपॉन लैम्डा, 1.22 डी अपॉन 1.22 लैम्डा। तो विभेदन क्षमता लैम्डा के क्या हुआ, विभेदन क्षमता लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुई, यानी कि जिसका लैम्डा कम होगा ये अधिक होगी, ये क्या होगी, अधिक होगी। और जिसका लैम्डा अधिक होगा, जिसकी वेवलेंथ यानी कि जिस प्रकाश की वेवलेंथ क्या होगी, अधिक होगी, उसके लिए ये क्या होगी, कम होगी रिजॉल्विंग पावर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपको ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, लाल और नीला, लाल और नीला। क्या कहा कि भैया विभेदन क्षमता लाल रंग के लिए कम, क्योंकि वेवलेंथ क्या होती है, लाल की अधिक होती है, तो लाल के लिए कम होगा। और नीले की वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है, तो इसके लिए नीले के लिए वेवलेंथ रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, इसकी अधिक होगी। तो आपका ऑप्शन आ जाता है 17 का ए। ये जो चैप्टर हमारा 53 है, विवर्तन और व्यतिकरण, इसके क्वेश्चन हो जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ध्रुवण के क्वेश्चंस पर। ध्रुवण के क्वेश्चन आपके आगे चैप्टर नंबर 54 ध्रुवण। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन क्या होता है, एक तरह की लाइट, वन डायरेक्शन की। तो चैप्टर नंबर 54 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, जिस घटना में प्रकाश की तरंगों की प्रवृत्ति अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह घटना भैया ध्रुवण होती है। पोलराइजेशन में क्लियर बता दिया गया कि लाइट जो है, ध्रुवण में बता दिया गया कि लाइट का ट्रांसवर्स है, अनुप्रस्थ है। कैसी है, ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स लाइट क्या है, अनुप्रस्थ है, कंप्लीट ट्रांसवर्स। क्वेश्चन नंबर 2, समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन कैसे होते हैं। भाई जो प्लेन पोलराइज लाइट मिलती है उसके जो वाइब्रेशन होते हैं एक ही डायरेक्शन के वाइब्रेशन होते हैं, इस तरह से। तो क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन हो जाएगा आपका एक ही डायरेक्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ध्रुवण कोण की स्पर्श जया, पोलराइजेशन एंगल आई का स्पर्श जया, स्पर्श जया होता है 10, किसके इक्वल हो, अपवर्तनांक के इक्वल हो। स्पर्श जया अपवर्तनांक के इक्वल हो। तो ये नियम किसने दिया था, ये दिया था ब्रूस्टर ने। किसने दिया था, ब्रूस्टर ने दिया था। तो ये ब्रूस्टर लॉ है, n इक्वल्स टू 10 IP। और ऑप्शन आ गया आपका बी, थर्ड का ऑप्शन आ गया भाई बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि जब, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि जब प्रकाश पोलराइड से गुजरता है और पोलराइड घुमाया जाता है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता नहीं बदलती। जब प्रकाश पोलराइड से गुजारा जाता है तो तथा पोलराइड से घुमाया जाता है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता नहीं बदलती। देखो भाई पोलराइड इस तरह का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि प्रकाश को पोलराइड से गुजारा जाता है, लाइट इस तरह से इससे जाएगी। लाइट अगर अनपोलराइज्ड हो, अध्रुवित प्रकाश हो जो इससे गुजारा जाए तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता बदले ना, जैसा है ऐसे ही। अगर इससे गुजारने पर तीव्रता बदल जाती है, ध्रुवित प्रकाश मिलता है, तीव्रता बदल जाती है। मेलस के अनुसार तीव्रता जो होती है आई प्रोपोर्शनल होती है कोस स्क्वायर थीटा के।
आई प्रोपोर्शनल क्या होते हैं, कोस स्क्वायर थीटा के प्रोपोर्शनल होती है। और आई इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, निर्गत प्रकाश की तीव्रता आई नॉट होना चाहिए। निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होनी चाहिए, आपतित प्रकाश के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि न बदले। तो प्रकाश कैसा होगा, प्रकाश हमारा जो होगा वो होगा भैया हमारा अध्रुवित प्रकाश। वो क्या होगा, अनपोलराइज्ड लाइट, अध्रुवित प्रकाश होगा जब प्रकाश की तीव्रता नहीं बदलती, जब प्रकाश की तीव्रता नहीं बदलती। ठीक है, ऑप्शन आपका आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक मिनट, ये आ गया 5th। जो अभी 3rd क्वेश्चन में शायद क्या था, ब्रूस्टर का नियम क्या है। 3rd क्वेश्चन में क्या था, ब्रूस्टर का नियम n इक्वल्स टू है 10 IP के। तो अपना ऑप्शन देख लीजिए क्या है, n इक्वल्स टू 10 IP। ऑप्शन आ जाता है सी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि समतल ध्रुवित प्रकाश प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है पोलराइड से गुजरती है, पोलराइड है, और पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, इससे गुजारी जाती है। तो गुजारते हुए पोलराइड को एक पूरा चक्कर घुमाया जा तो क्या होगा, यानी कि एक बार तो ये गया इस तरह से सीधा है तो ऐसे निकलेगा, इसे घुमा दिया पूरा, इसकी लाइनें जो हो गई ये एक्सिस हो गई पोलराइड की, पोलराइज लाइट के क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। तो यहाँ तीव्रता क्या होगी, इंटेंसिटी 0, कोई लाइट यहाँ नहीं जाएगी। तो आधा चक्कर घूमने में क्या हुआ, एक बार मैक्सिमम मिला, एक बार 0 मिला। फिर दूसरे आधे चक्कर में क्या होगा, जैसे आगे घुमाएंगे फिर मैक्सिमम मिलेगा और फिर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो पूरा चक्कर घुमाने में क्या मिलता है, 2 बार तो तीव्रता अधिकतम मिलेगी, कब, जब ध्रुवित प्रकाश की दिशा में होगी पोलराइड की एक्सिस, और 2 बार 0 मिलेगी जब क्या होगी दिशा, जब दिशा क्या हो जाएगी, ध्रुवित प्रकाश के लंबवत हो जाएगी। तो 2 बार तीव्रता 0 मिलेगी। तो ऑप्शन देख लीजिए एक बार, ऑप्शन आ गया आपका 6 का डी। 6 का ऑप्शन क्या आ जाता है, डी ऑप्शन। ठीक है भाई, तो ये यहाँ पर हमारा पोलराइजेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, यहाँ आपके लूसेंट की बुक में 6 क्वेश्चन थे, आपको करा दिए गए हैं। अब इसके आगे कल नए चैप्टर में मिलेंगे, तो अपने इसी जोश और जुनून को जगाए रखिए। और ये जो हमारा सफलता बैच चला हुआ है, इसे आप सफल बनाइए, अपनी सफलता को अपने हाथ में कीजिए और ज़ोरदार तरीके से अपनी तैयारी को करती रहिए। जब तक सिलेक्शन ना मिल जाए तब तक करते रहिए। बस आपके क्वेश्चंस, आपकी प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच और जय हिंद सभी को।